नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। पुणे से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी परिमल कुमार। सबसे पहले बात यही महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के डर से एक बार फिर से जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने घर की ओर लौट रहे हैं और गांव जाने के लिए हम देख रहे हैं कि बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर भीड़ देखी जा रही थी और उसके बाद अब रेलवे प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भीड़ इतनी है कि पानी की बोतलों की कमी हो गई है और लोग झपटते नजर आए। और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, वहाँ पर किस तरह की चिंता, परेशानी, खौफ, अगर उसको बयां कर पाए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? बिल्कुल, आप देखिए कि मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। मेरे साथी संजय मंडल दिखाएंगे और हम चलते रहेंगे और आप तस्वीरें देखते रहिए। वैसे भी मुंबई बहुत सघन आबादी वाला शहर है परिमल सोहित, तो यहाँ तो वैसे भी भीड़ रहती है, लेकिन दोपहर से लोग खड़े हुए हैं। ये जो जनरल कोच है वो बंद हो गए हैं, तो जिसकी वजह से अब लोगों की जाने की जो लोग बिना आरक्षण के जाना चाहते हैं वो आके यहाँ पे डेरा डालें, इस बात को इंतज़ार में कि कल तत्काल की टिकट मिल जाए या आज थोड़ी देर बाद अगर रेलवे कोई विशेष कट गया, आवाज़ कट गई। अगर यहाँ पर बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख रहे थे, जो अभिषेक दिखा रहे थे, शायद कुछ नेटवर्क की दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से आमतौर पर भी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भीड़ होती है, लेकिन क्योंकि अब 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की, कल भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। जिस तरह से कहा जा रहा है 8 दिन का लॉकडाउन, 14 दिनों का लॉकडाउन, और जो ये लोग हैं जो वापस गाँव जा रहे हैं, इनमें से अधिकांश वो हैं जो पिछले साल यहाँ रुके थे। जब हम भी लोगों से बात कर रहे थे, मजदूरों से बात करते हैं, तो परिमल यही पता चलता है कि लोगों का यही कहना है कि पहले भी तो सरकार ने कहा था कि 1 दिन का लॉकडाउन, फिर 7 दिन का किया गया, फिर बढ़ाया गया और लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए उस समय गए थे। और इसलिए इस बार जब तक ट्रेनें शुरू हैं, लोग यही सोच रहे हैं, उनके मन में डर यही है कि जब तक चीज़ें खुली हैं उन्हें चला जाना चाहिए, बाद में पता नहीं कि क्या होगा। हालांकि सरकार इस डर को खत्म करने के लिए कुछ करते हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ज़रूरत है कि प्रशासन की ओर से भी कहीं ना कहीं इन लोगों से चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, और हम कोशिश करेंगे कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस में जिस तरह के हालात है वो बताया जाए। लेकिन जो भीड़ है और जो डर है वो इसलिए है क्योंकि ये अधिकांश वो लोग हैं जो पिछले साल भी इसी तरह के जो हालात में थे, वही हालात हमने देखा था कि कैसा हुआ है, और इसीलिए लोग जो है वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल लोगों की जेब पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये समझिए कि अगर मैं जहाँ पर आज मौजूद था इससे पहले औरंगाबाद में, वहाँ पर जो पर्यटन स्थल हैं लगभग सभी जगहों पर 1 साल से बंद है, वहाँ पर लगभग कोई भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर जो गाइड थे, जो लोगों को केवल देश के नहीं विदेश से भी लोग वहाँ पर आते थे, उनको कई सारी जानकारियाँ देते थे, लेकिन 1 साल से उनकी हालत बहुत ख़राब है। हमने आज सुबह कई लोगों से बातचीत की, देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, पहले अपना नाम बताइएगा, आप कब से काम कर रहे हैं और अभी क्या हालात है, अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। राम पीताम्बर है, 1978 से मैं टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ। हाँ। पहले तो मैं सभी जगह जाता था। हाँ। अभी आखिरी के कुछ सालों में आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को प्रतिबंधित किया है महाराष्ट्र के हद तक। आखिरी जो चारा मेरे लिए बचा है, मैं मेरे बच्चों के सहारे से और माँ की पेंशन से गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ऐसी परिस्थिति है कि हम एक रेपुटेड कल्चरल एम्बेसडर होके भी आज हमको सर्वाइव करने की बड़ी क्या बोलना है, तकलीफ हो रही है। और ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए? यानी अभी ऐसा होगा कि हमारे पास की जो पूंजी थी वो तो पूरी खत्म हो गई, और है नहीं तो वो जो डाल के हमने क्या किया कि कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी से कुछ तो भी अपने को इनकम सोर्स मिले, ताकि हम हमारे फैमिली को, अपने आप को यानी चला सके। और उसकी वजह से हमने क्या करा कि कम से कम अपने को
15-20 हज़ार रुपये महीना मिले, उसके हिसाब से हम हमारी कोशिश कर रहे कि ज़िंदगी ये करना है, पर आगे का कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, बहुत सारे हमारे कलीग ने बताया कि बहुत सारे डेलीगेशन किया, पर अभी तक कोई उसका जवाब मिल रहा नहीं, और कुछ हमारे को कोई एड मिलना चाहिए तो अभी तक तो मिला ही नहीं। आप रोइए मत सर, हम समझते हैं कि हालात ख़राब हैं, लेकिन प्लीज़ रोइए मत। तो बहुत सारे लोग तो बिल्कुल जॉबलेस बैठे हुए हैं घर पे। हम कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं अपने बच्चों के सहारे, कुछ बच्चों को हमने पढ़ाया तो वो कुछ काम कर रहे हैं, और बस हम उनके जरिए काम कोई कमा ले रहे हैं। सांस की दिक्कत वाली बीमारी से भला बिना ऑक्सीजन के कैसे लड़ा जाए? हॉटस्पॉट महाराष्ट्र के ज़िलों से ये खबरें तो आ रही है ऑक्सीजन की कमी को लेकर, लेकिन ये दिक्कत मुंबई में भी है। कई आईसीयू में भर्ती मरीजों को इस किल्लत की वजह से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, और कई गंभीर मरीजों को तो अस्पताल में दाखिला ही नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत बीते 3-4 हफ्तों से आ रही थी, लेकिन अब जो ये शिकायत है वो गंभीर रूप लेती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अहमदनगर जिले की बात करते हैं, जहां से आज एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें जो जिला अस्पताल है वहां पर एक स्टाफ 3-4 सिलेंडर्स को फिट करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर जो कोविड मरीज के जो परिजन हैं वो गुस्से में एक वीडियो शूट कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपने 15 मिनट की देरी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने में क्यों की, क्योंकि इस वजह से 2 मौतें हुई हैं। तो जिला अस्पताल में 2 मौतों की बात इस वायरल वीडियो में कही जा रही है। इस पर जब हमने सवाल पूछा जिला अधिकारी से, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 2 मौतें हुई हैं वो 75 साल के ऊपर के मरीजों की हुई है, और इस बात की जांच हो रही है कि क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी से ये मौत हुई। तो जिला अधिकारी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मौतों का कारण ऑक्सीजन की कमी है या नहीं, लेकिन वायरल वीडियो में जो परिजन हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। मुंबई शहर की अब बात करते हैं। यहां भी ऑक्सीजन की भारी कमी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो अस्पताल हैं उन्हें आईसीयू पेशेंट को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। मजबूरी में वो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। एंटॉप हिल इलाके में एक अस्पताल है गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ के 7 आईसीयू पेशेंट को दूसरे अस्पताल केजे सोमैया हॉस्पिटल में कॉरपोरेशन की मदद से उन्हें शिफ्ट किया गया 2 दिन पहले, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो आईसीयू मरीजों को ज़्यादा लगता है, और अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से कहीं गंभीर समस्या ना आए इन मरीजों को, इस वजह से दूसरे अस्पताल में वक्त रहते शिफ्ट किया गया। कोरोना के रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, और ये वैक्सीन जो है वो कोविड के खिलाफ भारत में तीसरा टीका होगा। अब यहाँ पे ये बताना बहुत मुनासिब है कि इस वक्त में कोरोना के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब स्पुतनिक वी के मंजूरी से आने वाले दौर में टीकाकरण अभियान जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल सकेगा। और यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि इसकी एफिकेसी अब तक जो भारत में टीके हैं उससे कहीं ज़्यादा है। 91.9% इसकी एफिकेसी यानी प्रभावी है टीका, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। एक औपचारिकता बच गई है, जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 15 दिनों में ये टीका अलग अलग कोविड जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर ये मिलने लगेगा, और इससे जो वैक्सीनेशन में आ रही तेज़ी लाने की जो बात हो रही है 45 साल से ऊपर के लोगों को, उसमें तेज़ी लाई जा सकेगी। यानी टीकाकरण अभियान में और इसको मदद मिलेगी स्पुतनिक वी की मंजूरी से, क्योंकि हमने देखा था कि 1 अप्रैल को जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी तो वहाँ पर इसको मंजूरी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि एडवांस इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के आंकड़े नहीं थे। डॉक्टर रेड्डीज ने इस टीके को लेकर अप्लाई किया था CDSCO के पास, और वो आंकड़े आज देने के बाद एक आशंकाओं के बीच एक संभावना वाली खबर, एक उम्मीद की खबर जरूर मिली है स्पुतनिक वी के मंजूरी के बाद से। तो वहीं देश प्रदेश में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे हरिद्वार, जहां पर कोरोना के साये में हुआ दूसरा शाही स्नान। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लगातार अखाड़ाओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन तो चिंता में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना को लेकर वाकई कोई चिंता नज़र आ रही हो। बेहतर समझने के लिए हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई कोविड प्रोटोकॉल वहाँ फॉलो किया जा रहा है और लोग किस तरीके से एहतियात बरत रहे हैं, या प्रशासन कैसे काम कर रहा है। अक्षय, थोड़ा बताइए कि हरिद्वार में क्या कुछ हो रहा है हर की पौड़ी में, जब लोगों की गैदरिंग को देख के आप क्या अनुमान लगा रहे हैं?
देखिए अगर गैदरिंग को लेकर अनुमान लगाना है तो आज 12 बजे तक मतलब दोपहर तक तकरीबन 21 लाख श्रद्धालु और साधु यहाँ पर आकर स्नान कर चुके थे। उसके बाद पूरे दिन लगातार अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी रहा है और अगर अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन 40 लाख के करीब श्रद्धालु और साधु स्नान आज के दिन करेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन पावन दिन माना जाता है, लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत कम नहीं है, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर प्रशासन की बात करी जाए तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल तो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि घाट छोटे हैं। अगर जनसंख्या की बात करी जाए हरिद्वार की तो 2011 के सेंसस के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख जनसंख्या है, लेकिन जहाँ पर जब ऐसे ही शहर में 40 लाख श्रद्धालु आ जाएंगे तो किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, वो सोचने वाली बात है। कई सारे परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, गोरखपुर से ये परिवार आया है। सर आप मास्क एक बार थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना के चलते जो डर है लोगों के मन में, क्या यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया? हाँ, डर है और इस डर के कारण तमाम श्रद्धालु हरिद्वार हरपैड़ी पे स्नान नहीं कर पाए। गोरख स्नान किया? हमने तो आज 4 बजे भोर में ही स्नान किया और पुनः इतनी टाइम भी मौका मिला कि ब्रह्म कुंड पर आरती भी देखा गंगा जी का। इतनी भीड़ में किसी प्रकार का भय भय तो कोई नहीं है, व्यवस्था ठीक है, लेकिन भीड़ तो थी। हाँ। भीड़ है और कल भी बहुत अच्छी भीड़ थी। हाँ। और आने वाले दिनों में रहेगी भीड़ रहेगी। आप कहाँ से हैं भैया? मैं वृंदावन से आया हुआ हूँ, नंदगाम धाम से हरिद्वार कुंभ के लिए आया हूँ। क्या मत है भीड़ को देखते हुए? कोरोना के बारे में कहा जाता है कि भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में ज्यादा फैलने का डर रहता है, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डर? किसी को कोई भय नहीं है, ये श्रद्धा है सब भक्तों की, जो श्रद्धा के लिए सब लोग सोमवती अमावस्या के लिए यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या है जो पांडवों के राज में कभी नहीं पड़ी थी। जी, लेकिन वो बात मैं आपकी समझता हूँ, लेकिन बीमारी का वक्त है तो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उन्होंने सब जो भी बाहर से आएगा वो अपना कोरोना टेस्ट करवा के आएगा। उस कारण से क्या कोरोना का भय थोड़ा सा कम है। बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना टेस्ट करवा के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ तो है। कहीं ना कहीं जो है भीड़ है, कोरोना का जो चल रहा है, लेकिन जैसा प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन ठीक लग रहा है। तो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है लोगों को ठीक लग रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि लाखों की तादाद में एक ही वक्त पर जब लोग जमा हैं तो ऐसे में किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी या फिर ये पक्का किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग मास्क पहने, ये बड़ा चिंता का विषय रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय। तो भले ही नेताओं के रैली में हम देखें या फिर कुंभ में देखें, किसी को भी डर नहीं है, और ये सब तब हो रहा है जब कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल आज देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरे साथी परिमल कुमार को आप दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।